हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो कि रिलेट करता है भारतीय दंड संहिता से, जो कि रिलेट करता है इंडियन पीनल कोड से। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एमसीक्यूज़ हैं। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे आप। पहला क्वेश्चन रिलेट करता है कि भारतीय दंड संहिता जो है इंडियन पीनल कोड वह कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा। अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा, अपना आंसर आप चेक कर लीजिए। इसका फर्स्ट आंसर होगा 1 जनवरी 1862। क्या होगा सही आंसर इसका? 1 जनवरी 1862 से यह इन्फोर्सेबल हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए क्या आपके अनुसार इसका सही आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक को कहाँ पर परिभाषित करा गया है। बताइए सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें इस संबंध में सेक्शन 19 की, तो उसके अंतर्गत जज को परिभाषित करा गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 20 की, तो उसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करा गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 21 की, तो उसी के तहत यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करा गया है। अगला क्वेश्चन, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट, दिस प्रोविजन रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। बताइए सही आंसर क्या होगा। आपने रीड भी कर रखा होगा इस संबंध में। कोई बात अपराध नहीं है जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आश्रय या ज्ञान के बिना किसी आपराधिक आश्रय के और बिना किसी ऐसी जानकारी के विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधन द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के द्वारा विधिपूर्ण कार्य करने की वजह से होती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है आईपीसी के तहत, आपको वो हमें बताना है। सेक्शन 80, सेक्शन 81 या सेक्शन 82। क्या इसका सही आंसर होगा बताइए। तो इसका सही आंसर अब तक आप सही कर चुके हैं। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 80 के अंतर्गत बताया गया है कोई बात अपराध नहीं है जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आश्रय ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधन द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के द्वारा विधिपूर्ण कार्य करने से गठित हुई है। धारा 80 इससे रिलेट करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर मेंशन अंडर सेक्शन 53। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कहाँ बताए गए हैं आईपीसी में, सेक्शन 53 के तहत बताए गए हैं। और कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, ये एक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। कुल कितने प्रकार बताए गए हैं आईपीसी के अंतर्गत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टोटल 5 प्रकार बताए गए हैं। कुल कितने प्रकार बताए गए हैं इस संबंध में, सही आंसर होगा इस संबंध में 5 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, When 2 or more people fight or disturb public peace, then it is said that they affray। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति फिलिंग द बैंक्स उस जगह पर लड़के लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो ये कहा जाता है वो दंगा करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफरे के बारे में, हम बात कर रहे हैं दंगा के बारे में, जिसको आईपीसी के ही सेक्शन 159 में डिफाइन करा गया है। जिसको आईपीसी के ही सेक्शन 159 के अंतर्गत डिफाइन करा गया है। और एफरे के अंतर्गत ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर कि व्हेन 2 और मोर पीपल फाइट, वो कौन सा प्लेस है। आप जब इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर मिल जाएगा। वो प्लेस है पब्लिक प्लेस। व्हेन 2 और मोर पीपल पब्लिक प्लेस, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो ये कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। सेक्शन 159 को रीड कर लीजिएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बताइए सही आंसर क्या है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत टोटल कुल कितने चैप्टर और कुल कितनी धाराएं बताई गई हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा। अभी अब से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जान लिया था कि ये 1 जनवरी 1862 से लागू है, इन्फोर्सेबल है। अब हमने पूछा है इसमें टोटल कितने चैप्टर्स और टोटल कितनी इसमें धाराएं बताई गई हैं। अभी तक आप सही आंसर कर चुके होंगे। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स और इसमें टोटल
511 धाराएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता के तहत मिथ्या साक्ष्य देना, भारतीय दंड संहिता के तहत फॉल्स एविडेंस देना, ये कहाँ पर डिफाइन करा गया है? भारतीय दंड संहिता के तहत फॉल्स एविडेंस देना कहाँ पर डिफाइन करा गया है? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेक्शन 191 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देना बताया गया है। और वहीं पर इस संबंध में अगर मैं बात करूं सेक्शन 192 की, तो वहां बताया गया है मिथ्या साक्ष्य गणना। अगर मैं बात करूं सेक्शन 193 की, तो उसके अंतर्गत दंड बताया गया है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड देना, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। और 192 के तहत मिथ्या साक्ष्य गणना बताया गया है। और मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन आपसे ये था कि मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में कहाँ पर परिभाषित है? तो सेक्शन 191 के अंतर्गत से परिभाषित करा गया है। क्वेश्चन को आराम से रीड करिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द वर्ड इंजुरी denote any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property or above। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किस प्रकार की हानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति उपयुक्त सभी को अवैध रूप से कारित हुआ है। सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल एव। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द, क्षति यानी कि इंजुरी शब्द का मतलब क्या है? किसी प्रकार की हानि से है। किस प्रकार की हानि से है? जो उस व्यक्ति को उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसकी ख्याति पर या उसकी संपत्ति से संबंधित है। ये सभी वर्ड्स जो है इसके अंतर्गत, इस इंजुरी वर्ड में इंक्लूडेड माने जाते हैं, जिसे परिभाषित करा गया है आईपीसी की धारा 44 के अंतर्गत। आराम से क्वेश्चन को रीड करिएगा, फिर आंसर बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ क्राइम ऑफ थेफ्ट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थेफ्ट है वो आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया है। तो आईपीसी के सेक्शन 378 में उसे डिफाइन करा गया है। आपको बताना है चोरी के अपराध का जो तत्व होते हैं उसमें से कोई एक ऐसा तत्व आपके सामने प्रेजेंट है जो कि उसका नहीं है, वो कौन सा है ये बताइए। भाई बहुत सिंपल है, अगर ए है वो बी के यहाँ जाता है, वो बी के यहाँ एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल के ऊपर एक डायमंड रिंग रखी हुई देखता है, यानी कि चल संपत्ति जो कि बी के पोजीशन में है। यहाँ पर ए बी की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आश्रय से उसे वहाँ से हटा देता है। अगर ये 5 एसेंशियल पूरे हो रहे हैं, चल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होना, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आश्रय से उस संपत्ति को वहाँ से हटाना, तो चोरी का अपराध पूरा हो रहा है। यहाँ पर ये वाली बात मायने नहीं रखती है कि उस संपत्ति की कीमत कितनी है। तो जो ऑप्शन डी है इसका मतलब वो यहाँ पर साबित कर रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो क्राइम का जो थेफ्ट है उसका वो एसेंशियल नहीं है। चल संपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति का हटाया जाना भी ज़रूरी है और संपत्ति पर किसी अन्य का पोजीशन भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से रीड करिए फिर आंसर करिएगा। मैं बात कर रही हूँ धारा 320 के अंतर्गत जो गंभीर उपहित बताई गई है। धारा 320 के अंतर्गत जो ग्रीवियस हट बताई गई हैं वो कुल कितने प्रकार की बताई गई हैं? आपको पता तो है ही, हट 319 में है। मैं धारा 320 की बात कर रही हूँ, मैं ग्रीवियस हट की बात कर रही हूँ। और जब आप ग्रीवियस हट की डेफिनेशन को रीड करते हैं तो उसमें ऊपर ही दिया गया है फर्स्ट लाइन में ही कुल कितने प्रकार की ग्रीवियस हट बताई गई हैं। बताइए क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। टोटल 8 प्रकार की ग्रीवियस हट यहाँ पर बताई गई हैं। आपसे पूछा गया है सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस कौन से केस में बताया गया है।
सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन, समान आश्रय और सामान्य आश्रय के बीच में अंतर कौन से केस में बताया गया है? इसका लीडिंग केस क्या है? महमूद शाह वर्सेस एम्परर इसका लीडिंग केस है। कौन सा केस है? महमूद शाह वर्सेस एम्परर। आराम से रीड करिए क्वेश्चन को, फिर बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। ए ने बी को 2000 रुपये ऋण पर एक अंगूठी गिरवी रख दिया। ए ने कहा कि अंगूठी हीरे की है। ए ने ले जाकर एक अंगूठी बी के पास गिरवी रखी। ए का मेन पर्पस ये था कि बी से 2000 रुपये रिसीव करे जाएं। इस पर्पस से ही ए ने बी के पास ले जाकर अंगूठी गिरवी रखी है। ए ने बी से कहा कि ये अंगूठी डायमंड की है, जबकि ए अच्छी तरह जानता था कि ये अंगूठी कोई डायमंड की नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ बी के सामने प्रवंचना कर रहा था। उसका मेन पर्पस यहाँ पर इतना ही था केवल कि बी को केवल कैसे भी करके बी को डिसीव करना, बी को अपने इस एग्रीमेंट में शामिल कर लेना। और बी को यहाँ पर लॉस होने वाला था, पैसे का लॉस होने वाला था बी को यहाँ पर। ये बताइए ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? ए प्लेस अ रिंग टू बी ऑन द लोन ऑफ ए 2000. A said that it was a diamond ring, but A knew that ring was not of diamond. Later B came to know that ring was not diamond. What crime did A commit? A ने यहाँ पर किया क्या है? बताइए क्या आंसर आएगा आपका। A ने यहाँ पर चीटिंग करी है। A ने यहाँ पर छल किया है। और छल को कहाँ डिफाइन करा गया है आईपीसी में? ये सेक्शन भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। छल को सेक्शन 415 में डिफाइन करा गया है। आपराधिक न्यास भंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इससे रिलेटेड सेक्शन है 405। और थेफ्ट यानी कि चोरी, इसका सेक्शन मैंने अभी आपको बताया था, सेक्शन 378 में इसको डिफाइन करा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे अब बात की जा रही है अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत यानी कि विधि विरुद्ध जमाव के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। विधि विरुद्ध जमाव की जो परिभाषा है वो कहाँ दे रखी गई है? आईपीसी के ही सेक्शन 141 के अंतर्गत इसको डिफाइन करा गया है। जब इसकी डेफिनेशन आप रीड करेंगे तो वहाँ दे रखा है कि कम से कम कितने लोग इसके लिए होने चाहिए। कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा लोग इसमें होने चाहिए विधि या विरुद्ध जमाव के लिए। अनलॉफुल असेंबली क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर होगा? हाउ मैनी एक्सेप्शन टू द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन को कहाँ परिभाषित करा गया है? आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत। मैंने इसमें दे भी रखा है क्वेश्चन में ही। धारा 499 के अंतर्गत जहाँ मानहानि को परिभाषित करा गया है, वहीं उसके अंतर्गत उसमें टोटल कुल कितने एक्सेप्शन बताए गए हैं मानहानि के, डिफेमेशन ऑफेंस के कितने कुल एक्सेप्शन बताए गए हैं? बताइए। अब तक आपका आंसर आ चुका होगा। टोटल 10 एक्सेप्शन इस संबंध में बताए गए हैं। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।